सबसे सुपर रेलेवेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो इनके हैं उनको मैंने यहाँ लिस्ट कर दिया है। बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है, धीरे-धीरे करके सारे समझा दूँगा और इस तरह से समझाऊँगा कि कभी भूलोगे ही नहीं, ठीक है? तो जब कोई थिंकर किसी भी थिंकर को आप इस तरह से जान लेते हो कि लगभग वो आपका दोस्त बन जाता है, लगभग वो आपका फ्रेंड बन जाता है, तो कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो आते हैं उनको आंसर करना काफ़ी आसान हो जाता है। कोई कोटेशन आपको मिलता है, उसपे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस में आप जब रूसो को देखोगे, तो आप समझ पाओगे ये जो रूसो जो बंदा है इसको मैं इतनी अच्छी तरह से जानता हूँ, इस तरह का कोट जो है, इस तरह की बात जो है रूसो कर ही नहीं सकता है। तो इस वीडियो में रूसो के लाइफ और टाइम्स के बारे में थोड़ा-सा बताऊँगा, उनके मेजर वर्क्स के बारे में थोड़ा-सा बताऊँगा और उनके जो बेसिक आइडियाज़ हैं, जो एग्ज़ाम सेंट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछने की पॉसिबिलिटीज़ है, उनको लिस्ट करूँगा, आउटलाइन करूँगा, उनको एक्सप्लेनेशंस उनकी जो है अलग-अलग वीडियोज़ में मैं तुम लोगों के सामने प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है? सो रूसो भी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरिस्ट थे और इसी वजह से जो 2 और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरिस्ट थे जैसे कि थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक, इन तीनों के बीच कई सारे रिलेशंस हैं, कई सारे कनेक्शंस और कई सारे डिसिमिलैरिटीज़ एंड सिमिलैरिटीज़ है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सेपरेटली एक वीडियो बना हुआ है, उसको भी चेक कर सकते हो, बट रूसो के लाइफ एंड कॉन्टेक्स्ट को देखने से पहले जो है हॉब्स और लॉक के टाइम्स एंड कॉन्टेक्स्ट को एक बार चेक कर लेना, ठीक है? सो शुरू करते हैं। रूसो यूं तो स्विट्जरलैंड के जनीवा में पैदा हुए थे बट उनका जो मेजर प्रोडक्टिव टाइम था, प्रोडक्टिव फेज था, वो फ्रांस में निकलता है। जब वो फ्रांस पहुंचते हैं वहां जाके जो है वो एक स्कॉलर के रूप में, एक थिंकर के रूप में, एक फिलोसोफर के रूप में वो फ्रांस पहुंचने के बाद ही जो है उभर कर सामने आते हैं। स्विट्जरलैंड के जनीवा में रहने वाला जो उनका फेज था, बहुत ही ज्यादा दुख का वो फेज था, बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग वो फेज था, ठीक है? तो चलो देखते हैं फटाफट कैसे आगे बढ़ा था। 1712 के अंदर वो जनीवा में पैदा हुए थे स्विट्जरलैंड में, ठीक है? एक सन ऑफ ए वॉच मेकर थे। बहुत ऐसे कोई हाई प्रोफाइल फैमिली से वो नहीं आते थे, ना कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी थे, ठीक है? वॉच मेकर कह सकते हो आप कि एक बेसिक वर्किंग क्लास फैमिली से वो बिलॉन्ग करते थे। उनके मदर जो थे, शी वाज़ फ्रॉम ए गुड फैमिली, तो उनके मैटरनल साइड वाज़ गुड, तो मैटरनल साइड से उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता था। बट अनफॉर्चुनेटली उनके बर्थ के बिल्कुल थोड़े ही दिनों में उनके मदर का डेथ हो जाता है और उनके मदर के डेथ होने के बाद जो है रूसो काफ़ी जो कहता है, रूसो अपने राइटिंग्स में खुद कहते हैं कि मैं बड़ा लोनली फील करने लगा, काफ़ी ही वाज़ फीलिंग लोनली फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लाइफ में उनकी पूरी जो फिलॉसफी है इसी तरह के आइडियाज के अराउंड रिवॉल्व होते रहा, ठीक है? जब रूसो 10 साल की उम्र के लगभग हुए थे, तो उनके फादर ने डिसाइड किया कि ये जो घर है, इस घर को मैं सेल करूँगा, सेल करके चले जाऊँगा यहाँ से और बच्चों का पता नहीं क्या होगा। तो ऐसे करते हैं, वो घर बेचते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो ये जो बच्चे वहाँ छूट गए थे, तो उनको अपने खुद ही देखभाल करना पड़ा था और जो एक अपर क्लास और एक अपर क्लास नेबरहुड में जो उनका घर था, उस घर को सेल करने के बाद रूसो और उसके भाइयों को या फैमिली को जो है कंपैरेटिवली वर्किंग क्लास एक जो नेबरहुड है वहाँ शिफ्ट करना पड़ा, व्हिच वाज़ मोस्टली इन्हेबिटेड बाय क्राफ्ट्समैन, जैसे कि गोल्डस्मिथ हो गए, सिल्वर स्मिथ हो गए, वॉच मेकर्स हो गए, एनग्रेवर्स हो गए। इन तरह के जो लोग थे, इन तरह के लोगों की एक कॉलोनी में, एक सोसाइटी में रूसो का फैमिली जो है वो शिफ्ट हो जाता है। और बचपन से ही, क्योंकि ना तो मम्मी उनके थे और ना ही फादर उनको सपोर्ट कर रहे थे, तो रूसो को काफ़ी कम उम्र से ही काम करना शुरू करना पड़ा और क्योंकि पढ़े लिखे तो थे नहीं, इतने कुछ इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट थे, बट पढ़ाई नहीं थी, कुछ उनके पास नॉलेज, कुछ उनके पास स्किल्स नहीं थे, तो एज़ अ रिज़ल्ट उनको जो काम मिलता था वही करना पड़ता था। ही यूज्ड टू डू ऑड जॉब्स जिनको हम कहते हैं। कहीं पेंटिंग के लिए किसी ने बुला दिया तो जाके पेंटिंग कर दिया, कहीं किसी ने गाड़ी धोने को बुला लिया तो वहाँ चले गए। तो इस तरह का जो भी काम मिलता था वो करते रहते थे, ठीक है? तो एक एनग्रेवर के पास उन्होंने काम किया था कुछ टाइम के लिए, एज़ एन अप्रेंटिस वो काम करते थे, बट वो जो थे बहुत ही अब्यूज़िव एक बॉस थे उनके और मारपीट करते थे उनके साथ। इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रभाव उन पे पड़ा था, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। ही वाज़ नॉट लाइकिंग दैट लाइफ़ टू मच और इन सब चीज़ों के चक्कर क्या हुआ कि ही बिकेम वेरी मच रिलेटेड, वेरी मच ग्राउंडेड टू रियलिटीज़। उनके बचपन में उनके पास वो टाइम नहीं था कि वो थियराइज़िंग, फिलोसोफाइज़िंग कर पाते, वो साइंस के बारे में बात कर पाते, वो साइंटिफिक थ्योरी थियराइजिंग के बारे में बात कर पाते। लिटिल दिस काइंड ऑफ प्रिविलेजेस वर नॉट अवेलेबल टू रूसो। जो कंपैरेटिवली अगर हम दूसरे फिलोसोफर्स को देखें, सारे ही लगभग ठीक ठाक पढ़े लिखे अच्छे घरों से आए हुए थे। हॉब्स और लॉक तो लगभग इंग्लैंड से आए थे, ऑक्सफोर्ड वगैरह से पढ़कर आए थे। एरिस्टोटल, प्लेटो भी पढ़े लिखे अच्छे घर के, वेल बिल्ट, वेल फिजिक वाले लोग थे। माकियावेली वाज आल्सो वेरी इन्फ्लुएंशियल, डिप्लोमेट की तरह काम भी किया था उन्होंने इटली में। बट रूसो इन सबसे काफी अलग थे और इनकी थियराइजिंग में भी हमें इसीलिए वो इमोशनल एस्पेक्ट देखने को मिलता है। ही इज ए बिट सेपरेटेड फ्रॉम साइंटिफिक एंड लॉजिक एंड ऑल दो स्टफ और थोड़ी सी ये इमोशंस के रिगार्डिंग बातें ये करते हैं, ठीक है? ये सब चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ? जो बच्चे अभी हैं कि सीवीटी, पीजी या फिर यूजीसी नेट के लिए जो भी देख रहे होंगे, उनको लग रहा होगा कि क्या बकवास कर रहा है, हमें क्या मतलब है, रूसो कहाँ रहता था, कौन से नेबरहुड में रहता था, कौन से लोकेलिटी में रहता था, किसने पीटा उसको, किसने टॉर्चर किया, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है फॉर असर्शन रीजनिंग काइंड ऑफ क्वेश्चंस या पूरे रूसो के कॉन्सेप्ट्स को समझ पाने के लिए इन सब चीज़ों को जानना ज़रूरी है। क्योंकि जब कोई थिंकर, किसी भी थिंकर को आप इस तरह से जान लेते हो कि वो लगभग वो आपका दोस्त बन जाता है, लगभग वो
आपका फ्रेंड बन जाता है, तो कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो आते हैं उनको आंसर करना काफ़ी आसान हो जाता है। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बताऊँ कि आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है, से फॉर एग्ज़ाम्पल सुरेश ले लेते हैं। सुरेश आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है और आपको पता है सुरेश किस तरह की बातें कर सकता है, ठीक है? कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई आके आपसे चुगली करता है कि सुरेश ने तेरे बारे में ऐसा-ऐसा बताया, बट आपको बिल्कुल यकीन होता है, आपको पता होता है कि सुरेश ऐसी बातें कर ही नहीं सकता है। सो वही लॉजिक जो है एग्ज़ाम के केस में भी काम आता है। कोई कोटेशन आपको मिलता है, उसपे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस में आप जब रूसो को देखोगे, तो आप समझ पाओगे ये जो रूसो जो बंदा है, इसको मैं इतनी अच्छी तरह से जानता हूँ, इस तरह का कोट जो है, इस तरह की बात जो है रूसो कर ही नहीं सकता है। समझ गए बात को? तो वहाँ से आप जो है एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करते हुए ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। अब जैसे कि साइंस और लॉजिक को प्रेज़ करता हुआ कोई स्टेटमेंट अगर आ गया एग्ज़ाम में और उसपे ऑप्शन के अंदर रूसो है, तो आप सीधा-सीधा रूसो को वहाँ क्रॉस कर सकते हो कि रूसो साइंस, लॉजिक इन सब चीज़ों को सपोर्ट करके तो बात करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम तो उसके बचपन को जानते हैं। वो इतनी बुरी तरह से पीड़ित था अपने बचपन में कि वो साइंस, लॉजिक के बारे में कभी सोच ही नहीं पाया। तो प्रैक्टिकैलिटी की बात करता है, वो ह्यूमन इमोशंस की बात करता है, ठीक है? सो इन सब केसेस में आपको एडवांटेज मिल जाता है जब आप किसी थिंकर के टाइम्स, कॉन्टेक्स्ट या उसके बेसिक को बहुत अच्छे तरह से समझ लेते हो, ठीक है? और बाकी एमसीक्यू के लिए टिक-टिक वाली चीज़ें तो मिल ही जाएँगी, टेलीग्राम जाके जॉइन कर सकते हो, मेकिंग पॉल साइंस सिंपल, सेम चैनल जाके जॉइन करोगे तो वहाँ वो सब चीज़ें तो मिलते ही रहेंगे, ठीक है? चलो, तो फिर वापस आते हैं। तो इस तरह की जो डिफिकल्ट चाइल्डहुड थी, इस चाइल्डहुड से उभरने के लिए, बाहर आने के लिए वो वहाँ से छोड़कर फ्रांस चले जाते हैं। फ्रांस में जाके जो है वो कुछ अच्छे पढ़े-लिखे लोगों से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मिलना शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं और लोगों से मिलना शुरू करते हैं, पढ़ाई-लिखाई थोड़ा बहुत शुरू करते हैं। वैसे-वैसे करते-करते जो है वो आगे आने वाले वक़्त में एक थिंकर फिलॉसफर के तरह निकल कर सामने आते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों के चलते जो है हम क्या कहते हैं, रूसो को हम एक थिंकर ऑफ पैराडॉक्सेस कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यू वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। ही इज़ कॉल्ड ए थिंकर ऑफ पैराडॉक्सेस, मतलब नो कॉन्ग्रुएंस, नो, कई कई बार इन्हीं के अपने ही चीज़ों में जो है हमें कॉन्ट्राडिक्टरी एक्सप्रेशंस, कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज़ देखने को मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ कि वो अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, अपने बुक्स के अंदर वो लिखते हैं कि फादर शुड टेक केयर ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड जो है वो डिपेंड होना चाहिए फादर के ऊपर। बट उसी का कॉन्ट्रडिक्शन हम देखते हैं कि वो अपने खुद के बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं। जैसे कि रूसो के फादर ने रूसो को छोड़ दिया था एक बहुत ही कम एज में, रूसो भी वैसा ही करते हैं। अपने बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं कहीं। उल्टा बट बुक में लिख रहे हैं कि फादर को टेक केयर करना चाहिए। वही अगर उनका सबसे पॉपुलर एक बहुत ही फेमस कोटेशन है उनका, कईयों बार ये क्वेश्चन पीएसआर ऑप्शनल में पूछा जा चुका है और इन जनरल भी ये स्टेटमेंट कई बार पूछा जा चुका है, मैन इज़ बोर्न फ्री बट इज़ एवरीवेयर इन चेंज। कंप्लीट कॉन्ट्राडिक्टरी, एक तरफ कह रहा है कि मैन इज़ फ्री, वही दूसरी तरफ कह रहा है कि इज़ ऑलवेज इन चेंज। तो इस तरह के कॉन्ट्राडिक्टरी भाव जो है हमें रूसो के आइडियाज़ में, रूसो के फिलॉसफी में देखने को मिलता है। इस चलते हम क्या कहते हैं, रूसो को एक थिंकर ऑफ पैराडॉक्सेस भी कई बार कहते हैं, ठीक है? सो मैंने बताया कि वो वहाँ से निकलकर फ्रांस चले गए थे, फ्रांस में जाके थियोराइज़िंग हुई थी उनकी, काम करना उन्होंने शुरू किया। तो 1749 के आसपास एक ऐसे कॉम्पिटिशन जो है वहाँ पब्लिक, एक ऐसे कॉम्पिटिशन फ्रांस में होता है। हर दोस्तों का सुन के रूसो जो है एक ऐसे लिख के जमा कर देता है। डिस्कोर्सेस ऑन साइंस एंड आर्ट्स नाम का एक ऐसे लिखता है, 1749 के उस ऐसे कॉम्पिटिशन में जॉइन करता है, उस ऐसे कॉम्पिटिशन में सबमिट कर देते हैं, ठीक है? उसपे वो क्या लिखते हैं, उसपे वो लिखते हैं कि उसपे वो एक इंक्वायरी क्रिएट करते हैं, एक सवाल पूछते हैं कि क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट हुआ है इतने सालों से, जो रेनेसां की हमने बात की है, रिफॉर्मेशन की हमने बात करी है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की हमने बात करी है, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन की हमने बात करी है, क्या उससे जो है ह्यूमन लाइफ्स में कोई इंप्रूवमेंट आया है? हैज़ देयर एक्चुअली बीन ए प्रोग्रेस इन ह्यूमन लाइफ? इसको वो इंक्वायर करते हैं और इसको थोड़ा-सा क्रिटिक करते हैं वो। इसको क्रिटिसाइज़ करते हुए साइंटिफिक रिवॉल्यूशन को वो इस आर्टिकल को लिखते हैं, इस एसे को लिखते हैं और ऐसा होता है कि ये एसे जो है सबसे बेस्ट एसे की तरह वहाँ से निकल कर आता है उस एसे कॉम्पिटिशन में और उसी के बाद से जो है रूसो तुरंत पॉपुलैरिटी पाना शुरू कर देते हैं और एक इंटेलेक्चुअल की तरह वो राइज़ होना शुरू कर देते हैं और उसके बाद फिर देयर इज़ नो लुकिंग बैक जिसको कहते हैं, उसी तरह से रूसो धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगता है। 1754 में एक और एसे लिखते हैं वो जिसपे वो ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी के बारे में बात करते हैं कि ये जो इनइक्वालिटी समाज में है वो कहाँ से शुरू हुआ है। वो क्रिटिक करते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्रिटिसाइज़ करते हैं। रूसो जो है ये सब चीज़ों को क्रिटिक करते हैं, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मानते हैं और इनके क्रिटिसिज्म में लिखना शुरू करते हैं। और फ्रांस का जो कम्युनिटी था, एकेडमिक इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी, दैट वाज़ वेरी मच एक्सेप्टेंट, वेरी मच एडैप्टिव और बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करते थे वो न्यू आइडियाज़ को। तो इसके चलते जो है रूसो के आइडियाज़ बहुत पॉपुलर होने लगे और आने वाले टाइम में हम रूसो को इनफैक्ट फादर ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। रूसो के आइडियाज़ से ही जो है आने वाले वक़्त में फ्रेंच रिवॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुआ था। द कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सारी कॉन्सेप्ट्स जो है ये रूसो से बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर फ्रेंच रिवॉल्यूशन आगे बढ़ा था, ठीक है? की कॉन्सेप्ट्स की अगर बात करें तो सबसे सुपर रेलेवेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो इनके हैं, उनको मैंने यहाँ लिस्ट कर दिया है। बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है, धीरे-धीरे करके सारे समझा दूँगा और इस तरह से समझाऊँगा कि कभी भूलोगे ही नहीं, ठीक है? तो स्टेट ऑफ नेचर बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, स्टेट ऑफ नेचर से ही रिलेटेड ह्यूमन नेचर, नोबल सेवेज का जो कॉन्सेप्ट है, कईयों बार ये सवाल पूछा जा चुका है नोबल सेवेज के बारे में। जनरल विल पे तो क्या ही कहना, जनरल विल पे कई बार कई चीजें, डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। पॉपुलर सोवरेनिटी के वो प्रोपोनेंट थे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी वो देते हैं, ठीक है। प्लस क्रिटिक थे, मैंने पहले ही बोला, ही वाज अ क्रिटिक ऑफ लॉक, ही वाज अ क्रिटिक ऑफ सिविल सोसाइटी, ही वाज क्रिटिक ऑफ रैशनलिज्म, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, इन सब को जो है वो क्रिटिक करते थे, इन सबको वो अपोज करते थे। और कैसे करते थे, क्यों करते थे वो आपने देख लिया अभी, और कैसे करते थे उसके बारे में हम बाकी सारे जो वीडियोस हैं उनको जाके चेक करोगे तो ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो वंस अगेन कह रहा हूं कि मैं जो है अभी धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पूरा बैकग्राउंड क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो स्टेप बाय स्टेप आगे चलते जाओ, बिल्कुल भी परेशान होने की कोई बात नहीं है, उतावले होने की कोई बात नहीं है। टिके रहोगे, डटे रहोगे तो लंबा चलोगे, दूर तक जाओगे, ठीक है। सो अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बाकी सारे वीडियोस भी जो है प्लेलिस्ट से जाके चेक कर लो।